हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसमें आज आपकी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमारा देश भारत। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमारा देश भारत, जो ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें 32.8 लाख लिखा गया है, लेकिन टोटल अगर आपको लिखना हो तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको नोट कर लीजिएगा, किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 है। तो उत्तर से दक्षिण इसकी दूरी, उत्तर से दक्षिण दूरी इसकी कितनी है, 3200 है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम इसकी दूरी कितनी है, 2900 किलोमीटर है। तो 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हो गए। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक भारत की दूरी कुल कितनी है, 3200 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम लेकर कितनी दूरी है, 2900 किलोमीटर है। अब इसमें एक और पॉइंट दिया गया है कि प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। तो प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है, जैसे प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं, जो 3 तरफ जल से घिरा है ना। इस तरफ क्या है, इस तरफ है अरब सागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, इस तरफ क्या है, इस तरफ हिंद महासागर है। तो तीनों तरफ से, इस तरफ अरब सागर से घिरा है, इस तरफ हिंद महासागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी से घिरा है। तो तीनों तरफ से जल से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीप क्या होता है, जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। और चारों तरफ अगर जल से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे आइलैंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा ना, उसे आइलैंड कहते हैं। आगे चलते हैं। अब भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जिसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा इसके लगभग मध्य भाग से गुजरती है। भारत के कर्क रेखा जो है वह मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कितना तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तथा इसका देशांतरी विस्तार अगर पूछेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पहली बात ये हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है कि कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है वह भारत के लगभग बीच से होकर गुजरता है। भारत का उत्तरी अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उसके बाद भारत का देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक देशांतरी विस्तार होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। आगे है कि बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री। तो बहुत बड़ा देशांतरी विस्तार है ना, 97 - 68 करेंगे तो 29 डिग्री हो जाएगा। तो बहुत बड़ी देशांतरी विस्तार के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मानक में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। ध्यान रखिएगा। अब इस लाइन को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि जो मानक समय होता है, जो समय के बीच में अंतर होता है, वह अक्षांश से मैटर नहीं करता। वो मैटर किससे करता है, देशांतरी विस्तार से मैटर करता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न अगर बनेगा कि मानक समय होता है, जो दो स्थानों के बीच में जो समय का अंतर होता है वह किस पर मैटर करता है, तो देशांतरी विस्तार पे मैटर करता है। इसलिए भारत का देशांतरी विस्तार बड़ा होने के कारण यहाँ क्या होता है कि समय में अंतर होता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 1 डिग्री पे कितने मिनट का अंतर हो जाता है, 4 मिनट का। ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री कितने मिनट का अंतर हो जाता है, 4 मिनट का। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो अब प्रश्न बनेगा, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का अंतर कितना है, तो 2 घंटा है। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वह स्थानीय समय का भारत मानक समय माना गया है। तो भारत का मानक समय कौन सा है, भारत का मानक समय पूछा जाता है तो 82.5 डिग्री, 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखिएगा, भारत का मानक समय कौन सा है, 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर। इसे क्या कहते हैं, भारत का मानक यमनोत्तर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भारत का मेरिडियन टाइम भी कहते हैं। और एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है,
बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। यहाँ जो पॉइंट बताया था वहाँ यही भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी देश का जो विस्तार है वह उत्तर से दक्षिण में अधिक है लेकिन पूर्व से पश्चिम में कम है तो वहाँ मानक समय कम होंगे। लेकिन अगर वही कोई और देश है जिसका पूर्व से पश्चिम में और विस्तार अधिक है लेकिन उत्तर से दक्षिण भले ही कम हो लेकिन मानक समय वहाँ बदल जाएगा, क्योंकि जो मानक समय होता है वह किस पे मैटर करता है, वह देशांतरी विस्तार पर मैटर करता है। तो बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय कई भागों में बांटा जाता है, एक नहीं होता कई होते हैं। मतलब वहाँ का मानक समय एक नहीं कई होते हैं। जैसे यूएसए में 7 है, कनाडा में 6 है। ध्यान रखिएगा यूएसए में कितने मानक समय 7 हैं और कनाडा में 6 हैं। आगे देखते हैं। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ये प्रायद्वीपीय का भारत का भाग है ना। अरब सागर इस साइड है, नीचे हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और कर्क रेखा लगभग यहाँ से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इधर होकर गुजरती है और जो भारत का मानक समय है ऐसे होकर गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। प्रश्न बनता है कि भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो पाक जल संधि नाम है उसका। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान होगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, एमपी आएगा। तीसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे आएगा महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा तीसरे पे कौन आएगा, महाराष्ट्र आएगा। और चौथे पे कौन आएगा, यूपी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर सबसे बड़े राज्य में पूछेगा पहले पे कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। दूसरे पे एमपी, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी आएगा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। दूसरे पे कौन सा आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। और तीसरे पे कौन सा आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा। तीसरे पे कौन सा आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा। तो अब प्रश्न पूछेंगे कि भारत के सबसे 3 बड़े राज्य आप बताइए। तो पहले पे कौन हो जाएगा, राजस्थान। दूसरे पे हो जाएगा कौन सा, दूसरे पे हो जाएगा एमपी। तीसरे पे हो जाएगा महाराष्ट्र। तीसरे पे कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। सबसे छोटे पूछ लेंगे क्षेत्रफल के अनुसार, तो पहले पे गोवा हो जाएगा। पहले पे कौन सा हो जाएगा, गोवा। दूसरे पे कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा ना। दूसरे पे सिक्किम हो जाएगा। तीसरे पे कौन हो जाएगा, तीसरे पे हो जाएगा त्रिपुरा। तीसरे पे त्रिपुरा हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। ध्यान रखिएगा हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में बृहद हिमालय होता है जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, मध्य हिमालय या हिमाचल आता है। और सबसे लास्ट में क्या आता है, शिवालिक आता है। ध्यान रखिएगा फिर से देख लेते हैं। हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर बृहद हिमालय या हिमाद्री होती है। यहीं पे क्या है, यहीं पे क्या है, इसी श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंचे शिखर है माउंट एवरेस्ट। कहाँ है, माउंट एवरेस्ट पूछ लेगा किस श्रेणी में है हिमालय के, तो बृहद हिमालय में है ना। माउंट एवरेस्ट किस पे है, बृहद हिमालय में है। उसके बाद बृहद हिमालय के बाद कौन सा भाग आता है, मध्य हिमालय या हिमाचल आता है। और हिमाचल के दक्षिण में हिमाद्री के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला शिवालिक हो जाएगी। आगे देखते हैं। अगला बिंदु है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है सुंदरवन डेल्टा जो है वह किन 2 नदियों के निर्माण से बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। ध्यान रखिएगा सुंदरवन डेल्टा जो है उसकी आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। ध्यान रखिएगा डेल्टा स्थल वह भाग होता है जो नदी के मुहाने बनता है। मुहाना क्या होता है, तो मुहाना वह भाग होता है जहाँ जो नदियाँ होती हैं वह क्या होती हैं, समुद्र में प्रवेश करती हैं, वो भाग मुहाना कहते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, जो सुंदरवन डेल्टा है उसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती है सुंदरवन डेल्टा को। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। और डेल्टा क्या होता है, जो नदी का मुहाना होता है। और मुहाना क्या होता है, मुहाना वह भाग होता है जहां नदियां समुद्र में मिलती हैं, वही मुहाना कहलाते हैं। आगे देखते हैं। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति भी त्रिभुजाकार। ध्यान रखिएगा जो प्रायद्वीपीय पठार स्थित है उत्तरी मैदान में उसकी आकृति भी त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। तो प्रायद्वीपीय पठार होने के कारण धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ और श्रृंखलाएं शामिल हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। ध्यान रखिएगा मैंने कल ही पढ़ाया था कि अरावली श्रृंखला जो है वह विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। आगे लिखा ही गया है कि अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। विंध्य और सतपुड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ध्यान रखिएगा विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदियां बहती हैं, नर्मदा और तापी नदी बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। अब प्रश्न पूछेगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं।
पश्चिम का मतलब क्या होता है कि जो नदियाँ अपना जल अरब सागर में गिराती हैं वे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होती हैं। और इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी? नर्मदा, तापी। ध्यान रखिएगा, और भी हैं नर्मदा, तापी, और कौन सी है? साबरमती भी हो जाती है, साबरमती भी। ध्यान रखिएगा, साबरमती हो जाएगी, नर्मदा, तापी, साबरमती। लूनी भी हो जाएगी, लूनी नदी भी। तो ये 4 नदी के नाम आप याद करिएगा, नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी। ये कहाँ है? पश्चिम की ओर गिराने वाली नदियाँ हैं। आगे देखते हैं, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो मैं बताया अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। ध्यान रखिएगा, ये जो पठार है इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है और पूर्व में क्या है? पूर्वी घाट है। जो पश्चिमी घाट है या सह्याद्री जिसे कहते हैं, उसका विस्तार एक समान रूप से है। तो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वह एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा आसमान है। तो जो पूर्वी घाट है जो इस तरफ वाला भाग है, तो बीच बीच में ऐसे ऐसे टूटा है, बीच बीच में क्या है? टूटा है बीच बीच में ना। तो पश्चिमी घाट विस्तार एक समान है पश्चिमी घाट का, और पूर्वी घाट का एक समान नहीं है, कहीं कहीं पे टूटा है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा प्रवाल किसे कहते हैं? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रवाल किसे कहते हैं? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल को कहते हैं। इसे पॉलिप भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रवाल को पॉलिप भी कहते हैं। छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल को क्या कहते हैं? प्रवाल या पॉलिप कहते हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। तो अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर हो जाती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। तो प्रवाल द्वीपों का निर्माण कर देते हैं। तो इसमें प्रश्न क्या है? प्रवाल किसे कहते हैं? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल को कहते हैं, जिसे पॉलिप भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है, भारत में 2 द्वीप समूह है। एक लक्षद्वीप द्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित है। अरब सागर कहाँ? इधर है। तो अरब सागर में कहाँ है? लक्षद्वीप यहाँ है। तथा ये केरल के तट पर से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। तो जो लक्षद्वीप है वह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? इधर कहीं इधर है ना। तो अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो इसमें देख लीजिएगा दोनों की पोजीशन, मान लीजिए ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप यहाँ पे है, और अंडमान निकोबार कहाँ है? यहाँ है, बंगाल की खाड़ी में इधर है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही इसकी पीडीएफ भी बनने वाली है। क्लास 6 की पीडीएफ आपको बनकर तैयार हो गई। लगभग एक चैप्टर और बचा है। उसके बाद आपको क्लास 6 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरीके 7th और 8th दोनों को मिल जाएंगे। चलिए फिर, धन्यवाद।